Hello everyone and welcome to today's class. आज की क्लास में हम भारतीय परिवार के अंदर किस किस्म से बदलाव हो रहे हैं, क्या जो हमारे भारतीय परिवार की जो ताना बाना है वो किस हिसाब से बदल रही हैं, उसकी भूमिकाएं बदल रही हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो ओल्डर इंडियन फैमिली स्ट्रक्चर को चैलेंज कर रही हैं, यानी ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से आज भारतीय परिवार का जो पूरी रूपरेखा है वो बदल रही है, भूमिकाएं बदल रही हैं। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वट एवर चेंजेस दैट आर अकरिंग इन द इंडियन फैमिली स्ट्रक्चर। सबसे पहले बात करते हैं कि भारतीय परिवार किस तरीके से बदल रहे हैं। इसमें यदि पॉइंट वाइज हम चलें तो सबसे पहले हम पाएंगे कि सबसे जो बड़ा चेंज हम देखते हैं वो है हाउस होल्ड का खुद का बदलाव। यानी जैसे जैसे न्यूक्लियर यानी एकाकी परिवार जैसे जैसे पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं, कपल ओनली फैमिलीज का नंबर इंक्रीज हो रहा है। कपल ओनली फैमिलीज यानी जिसके अंदर हस्बैंड और वाइफ होते हैं और कुछ सालों बाद उनके अपने बच्चे उस परिवार का हिस्सा बनते हैं। इसके अलावा और किसी भी सदस्य को परिवार में जगह नहीं होती, उस किसी भी सदस्य को परिवार के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता। ये जो कपल ओनली फैमिलीज हैं, इसके अलावा सिंगल मदर्स यानी एक जो अकेली माएँ हैं, एकाकी माएँ हैं, चाहे वो डिवोर्स के कारण हो या विडोहुड के कारण हो, ऐसे परिवार जिनमें इकलौती महिलाएं परिवार को चला रही हैं, उन परिवारों में भी हम बढ़त देख रहे हैं। ये भी एक बदलाव जो है हम देख रहे हैं इन दी इंडियन फैमिली स्ट्रक्चर। डिवोर्स रेट्स बढ़ रही हैं, महिलाओं में इंडिपेंडेंस बढ़ रही है, उसके कारण भी एकाकी महिलाओं का परिवार हम देख रहे हैं। अब एक्सटेंडेड फैमिलीज भी अभी भी देखने में आती हैं जिसके अंदर माता पिता या हस्बैंड वाइफ के अलावा उनके माता पिता में से कोई एक व्यक्ति हस्बैंड वाइफ के साथ रह रहा है। सिंगल मदर हाउस होल्ड्स भी देखने में आती हैं, बट सिंगल फादर हाउस होल्ड्स अभी भी कम भारतीय पारिवारिक परिवेश में हम कम देखते हैं, तुलनात्मक रूप से कम देखते हैं सिंगल फादर फैमिलीज। सो हाउस होल्ड्स चेंज हो रहे हैं। रादर देन हैविंग अ जॉइंट फैमिली, अब हम ज्यादातर न्यूक्लियर फैमिली, कपल ओनली फैमिली, सिंगल मदर या सिंगल वुमन फैमिली भी देखते हैं। दूसरा बदलाव जो इंडियन फैमिली सिस्टम के नेचर को बदलाव जो दर्शाता है उसमें आता है डिसीजन मेकिंग। एक पारंपरिक परिवार में वाइफ का जो डिसीजन मेकिंग पावर था या महिलाओं का जो डिसीजन मेकिंग पावर था वो बहुत ही ज़्यादा मिनिस्क्यूल था। परिवार के इम्पॉर्टेंट डिसीजंस को लेने में महिलाओं की राय शुमारी नहीं की जाती थी। बट आज की जो कंटेम्प्रेरी फैमिलीज हैं, जो मॉडर्न फैमिलीज हैं, वहाँ चाहे बजट की बात हो, एक्सपेंडिचर की बात हो, बच्चों को कौन से स्कूल में डालना है, डिसिप्लिन कैसे करना है, क्या सामान आएगा, किसको क्या गिफ्ट देना है, वहाँ घर की महिलाओं को, खासकर पत्नियों को भी इक्वल पावर या इक्वल डिसीजन मेकिंग एबिलिटी मिलती है। हालांकि अभी भी तुलनात्मक रूप से जो मेल मेंबर्स हैं, जो हस्बैंड हैं, वो इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले करते हैं, वो अभी भी प्राथमिक भूमिका निभा रहे हैं डिसीजन मेकिंग में। बट महिलाओं की डिसीजन मेकिंग क्षमता में भी और डिसीजन मेकिंग जो एक्चुअल डिसीजन मेकिंग महिलाएं कर रही हैं उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। महिलाएं अब ज़्यादा एक्सप्रेसिव हुई हैं और हस्बैंड्स भी अपनी वाइफ के साथ कंसल्ट करते हैं किसी भी डिसीजन तक पहुंचने से पहले। हालांकि इसका यह अर्थ कतई नहीं है कि अब हस्बैंड डोमिनेंट परिवार की जगह वाइफ डोमिनेंट परिवार या इक्वलिटेरियन परिवार, यानी जहां पूरी समानता है हस्बैंड और वाइफ में, वो अवस्था अभी भी हम नहीं पा पाए हैं। परंतु महिलाओं के डिसीजन मेकिंग में निश्चित तौर पर सुधार इस बदलते हुए पारिवारिक परिवेश में हम देख रहे हैं। द थर्ड वन इज इक्वल वर्क पार्टिसिपेशन। एक समय हुआ करता था जब आदमियों का काम होता था, जो पारंपरिक परिवार होते थे जिसमें आदमी या तो सिर्फ बाहर की खेती का काम देखते थे, जिसमें भी सिर्फ मार्केटिंग और सामानों की खरीद फरोख्त पर ही उनका प्रायोरिटी रहता था। घर के काम, डोमेस्टिक हेल्प में वो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे। बट
मिडिल क्लास फैमिलीज में बढ़ोतरी होते होते हस्बैंड और वाइफ दोनों वर्किंग होने के कारण अब जहां महिलाएं इकोनॉमिकली, लीगली और एजुकेशनली एम्पावर्ड हैं, तो किचन और होम वर्क भी आदमियों का डोमेन होने चला है। अब हस्बैंड और वाइफ मिलके काम को बांटते हैं, बाहर के काम को भी और घर के काम को भी। बिजली का बिल भराने से लेकर बैंक के काम करने में भी महिलाएं भागीदारी दिखाने लगी हैं, और बर्तन धोने से लेकर बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करने में भी आदमी या घर के मेल मेंबर्स पार्टिसिपेट करने लगे हैं। द फोर्थ चेंज इज द चेंज इन अथॉरिटी। ट्रेडिशनल फैमिलीज में पावर और अथॉरिटी हमेशा ग्रैंडफादर या फिर परिवार के सबसे बड़े एल्डर पुरुष के पास होती थी। चाहे वो एजुकेशन की बात हो, ऑक्यूपेशन, कौन क्या नौकरी करेगा, क्या पढ़ाई करेगा, शादी किससे करेगा, बच्चों का क्या करियर होने वाला है, ये सारी चीजें परिवार के एल्डेस्ट मेल मेंबर के हाथ में अथॉरिटी होती थी। बट अब कंटेम्प्रेरी फैमिलीज में, न्यूक्लियर फैमिलीज में ग्रैंडफादर अपनी अथॉरिटी लूज कर गए हैं। अब अथॉरिटी है पेरेंट्स के पास। इक्वल अथॉरिटी तो नहीं, बट अथॉरिटी है पेरेंट्स के पास, जहां माता पिता अपने बच्चे के डिसीजन लेते हैं, दादा दादी डिसीजन नहीं लेते हैं। उनकी उम्र अब उन्हें अथॉरिटी ऑब्टेन नहीं करवाती। माता पिता के हाथ की बात होती है कि वो बच्चे को किस स्कूल में डालेंगे, किस हॉबी क्लास में डालेंगे, बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, किस किस्म से उसको रेयर किया जाएगा, उसकी केयर की जाएगी। ये सारे मेजर डिसीजंस अब इमीडिएट पेरेंट्स के पास होते हैं रादर देन दी ग्रैंड पेरेंट्स। एंड द लास्ट वन इज लेस अब्यूज एंड इंक्रीज्ड फ्रीडम ऑफ चिल्ड्रन। पहले क्या होता था कि बच्चों के जो देखरेख होती थी वो एक साइड टास्क होता था, जो अपने आप स्वतः ही बच्चे अपने दादा दादी को देखकर, मामा या काका चाचा चाची इन सब से देखकर खुद ब खुद अपने बचपन के ग्रुप में सीख कर काम कर लेते थे। पेरेंट्स का और बच्चों के बीच का जो कम्युनिकेशन था वो उतना फ्री नहीं था। बट अब क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, बच्चे और पेरेंट्स ही एक दूसरे से कॉन्स्टेंटली टच में रहते हैं। पेरेंट्स के लिए बच्चे उनकी प्रायोरिटी हैं, और बच्चों के लिए भी पेरेंट्स तक पहुंचना सीधा सीधा एक आसानी भरा काम हो चला है। सो दैट इज द रीजन वाई चिल्ड्रन टुडे एंजॉय मोर फ्रीडम। वो अपनी बातें, अगर वो पेरेंट्स को अपोज करना चाहते हैं तो वो भी बहुत मुखर होकर बताते हैं, और अपनी प्रॉब्लम्स को भी बहुत आसानी से पेरेंट्स के साथ डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। एंड पेरेंट्स भी अपने बच्चों को पुराने मेथड से पनिश करना, फिजिकल पनिशमेंट देने से अब बचते हैं। पेरेंट्स अब बहुत सोच समझकर और एजुकेटेड तरीके से बच्चे को सबक सिखाना, उसे लेसन्स देना, उसे नई चीजें सिखाने की कोशिश करते हैं। सो बच्चों के स्टेटस में भी सुधार आया है, हालांकि इट हैज इट्स कॉन्स ऑल्सो। अब वो दादी नानी की कहानियां, दादा नाना से मोरल वैल्यूज सीखना, एथिक्स सीखना, पुराने कल्चर्स और वैल्यूज रिचुअल्स के बारे में जानना, ये सारी बातें भी अब कम हो गई हैं। सो इन चेंजेस की वजह से अब एक मॉडर्न फैमिली के फीचर्स क्या हुए, क्या है आज की तारीख या आज के समय के इंडियन फैमिली के फीचर्स। न्यूक्लियर फैमिली ज्यादा है, मोनोगमी तो खैर हम बहुत टाइम से देख रहे हैं, बट न्यूक्लियर फैमिली, एकाकी परिवार ज्यादा चलन में है। देन लेबर जो है, होम और फैमिली के बाहर डिवीजन होने लगा है, यानी इसको आप ऐसे लें कि काम का डिवीजन जो है अब बराबरी से होने लगा है। बहुत ज्यादा परिवार का एम्फेसिस रिचुअल्स और रिलीजियस सेरेमनीज पे अब नहीं देखा जाता। पहले रीत रिवाज रिचुअल्स ही परिवार के कार्य प्रणाली की धुरी हुआ करती थी, जो कि अब हम नहीं देखते। महिलाओं के स्तर में बढ़ोतरी हुई है। महिलाएं अब सिर्फ घरेलू कामों की बजाय और बच्चे पैदा करने की बजाय परिवार में इक्वली इकोनॉमिक डिसीजंस, बजटरी डिसीजंस लेने लगी हैं, अपनी बात रखना शुरू कर चुकी हैं। देन परिवार का साइज, उसका स्ट्रक्चर भी रिड्यूस हुआ है। पहले मल्टी लेवल फैमिलीज हुआ करती थी, दादा 3 पीढ़ियां एक साथ रह रही हैं, 4 पीढ़ियां एक साथ रह रही हैं, भाई भाई एक साथ रह रहे हैं, उनका परिवार एक साथ रह रहा है। नाउ द साइज स्ट्रक्चर इज रिड्यूस्ड। अब परिवार छोटे होने लगे हैं, ज्यादा इंडिविजुअलिस्टिक और ज्यादा डेमोक्रेटिक होने लगे हैं। डेमोक्रेटिक इसलिए क्योंकि अब
सबकी अपनी वॉइस है, बच्चे भी अपनी प्रॉब्लम्स और अपने डिससेटिस्फैक्शंस को कम्युनिकेट कर सकते हैं, महिलाएं भी अब अपनी बात मुखर होके रख सकती हैं, सो इट इज मोर डेमोक्रेटिक। अपार्ट फ्रॉम दैट विमेन एंजॉय हाई प्रेस्टीज। अब महिलाएं वर्किंग हैं, उनकी अपनी फाइनेंशियल स्टैंडिंग है, इंडिपेंडेंस है और अपनी आइडेंटिटी है, तो महिलाओं की पोजीशन में भी मॉडर्न फैमिली में, आज के भारतीय परिवार में सुधार देखा जाता है। देन फैमिली हैज नाउ मूव टुवर्ड्स कंपेनियनशिप। पहले माता पिता साथी के रूप में नहीं, सिर्फ कार्यकर्ताओं के रूप में नजर आते थे कि जिनका काम था बच्चे पैदा करना और फिर परिवार के कामों को अंजाम देना। बट अब माता पिता या हस्बैंड वाइफ एक कंपेनियन के रूप में, साथी, इक्वल पार्टनरशिप के रूप में काम करते हैं। एंड नाउ marriage, the idea of marriage has changed. For women it is just not a way of devotion. यानी महिलाएं अब शादी पुरुष को समर्पित होने के लिए नहीं करती हैं, बल्कि उनके साथ रहकर इक्वल टर्म्स पे कंपेनियनशिप और पार्टनरशिप के तहत काम करने को लेकर शादी को पहचानती हैं, शादी को आइडेंटिफाई करती हैं। सो ये फीचर्स हैं मॉडर्न फैमिली के, जो बदलाव आए हैं उनके कारण अब जो पुराना रूढ़िवादी जॉइंट फैमिली सब एक साथ रहते हैं, चुप रहते हैं, अपनी इंडिविजुअल इंटरेस्ट्स और वांट्स को तवज्जो नहीं देते हैं, उससे अब ये मॉडर्न फैमिली, आज की मॉडर्न फैमिली जो है वो काफी हद तक बदल गई है। क्या चैलेंजेस हैं, क्या फैक्टर्स हैं जो कि इस बदलाव को रिजल्ट कर रहे हैं, जो इस बदलाव का को परिणित कर रहे हैं? द फर्स्ट वन इज एजुकेशन। एजुकेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल इसलिए प्ले कर रहा है क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम को अफेक्ट करने में उसके एटीट्यूड्स, बिलीव्स, मूल्य, वैल्यूज और आइडियोलॉजीज को चेंज करने के पीछे एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है। ये चेंजेस अब बहुत साफ साफ नजर आने लगे हैं इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स जो कि एजुकेटेड हैं। एजुकेशन की वजह से अब इंडिविजुअलिस्टिक एटीट्यूड्स आने लगा है, इंसान अपनी खुद के इंटरेस्ट्स को, पैशंस को पहचानता है, वो मात्र आपके बड़ों द्वारा कह दिए जाने पर अपने जीवन का डायरेक्शन चेंज कर दे, ऐसी प्रवृत्ति से अब बचता है। एजुकेशन मनुष्य को, मेल और फीमेल्स दोनों को अपनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटीज से अवगत कराती हैं और अपने इंटरेस्ट को परस्यू करने के लिए एनकरेज करती है। सो एजुकेशन हैज इन अ वे we can say that it has worked against the joint family idea। जो एक संयुक्त परिवार था उसमें एजुकेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है, जिसकी वजह से अब सब एजुकेटेड हैं, सब अपने अपने करियर्स को परस्यू करने के लिए बाहर जाना चाहते हैं, सब अपनी कैपेसिटी को ट्राई करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि वो अपने जीवन में कितना कुछ अचीव कर सकते हैं, और उसके लिए उन्हें उस घर की चार दीवारी से बाहर निकलना पड़ता है, और जिसकी वजह से जॉइंट फैमिलीज जो हैं वो डिसइंटीग्रेट होकर कई सारी न्यूक्लियर फैमिलीज में परिणित हो रही हैं। आफ्टर एजुकेशन वी हैव इंडस्ट्रियलाइजेशन। बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से अर्बन एरियाज की तरफ, जिसके कारण अर्बनाइजेशन भी एक कारण हम मानते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से माइग्रेशन बहुत हुआ, पलायन बहुत हुआ फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज, जॉब्स की खोज में, बेटर लिविंग की खोज में, और इसकी वजह से परिवार विघटित होते गए, जॉइंट फैमिलीज टूटने लगी, और मॉडर्न इंडस्ट्रीज ने जॉइंट फैमिली की पूरी नींव को हिला के रख दिया। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जबकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए एक बहुत अच्छा फैक्टर साबित हुआ, बट जॉइंट फैमिली के कॉन्सेप्ट के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज साबित हुआ। जब ज्योग्राफिकली हम किसी भी जॉइंट फैमिली का कोई मेंबर माइग्रेट कर जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ उस जगह को ही नहीं छोड़ता, उस जॉइंट फैमिली के जो भी ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स थे, जो मान्यताएं थी, जिस तरीके से जीवन यापन करने का तरीका था, वो उनको भी छोड़कर आगे बढ़ता है। जॉब्स की वजह से इंसान अब अपनी फैमिलीज पर डिपेंडेंट कम होने लगे और धीरे धीरे अपने जीवन का कंट्रोल अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन ने माइग्रेशन के द्वारा, लोकेशन चेंज के द्वारा जॉइंट फैमिलीज के सामने या पुराने भारतीय पारिवारिक रूपरेखाओं के सामने एक चैलेंज के रूप में खुद को पेश किया, और जिसकी वजह से जॉइंट फैमिलीज विघटित होती गई और बहुत सारी न्यूक्लियर फैमिलीज तैयार होने लगी। अर्बनाइजेशन को भी, शहरीकरण को भी हम एक ऐसा ही परिणाम मानते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन का, जिसकी वजह से जॉइंट फैमिली सिस्टम भारत में कमजोर होता गया। अर्बन पॉपुलेशन अपनी ग्रोथ को फास्ट रेट पर देखना चाहता है, और इसकी वजह से
यदि घर का कोई एक मेल मेंबर माइग्रेट करके अर्बन एरिया में जा रहा है तो धीरे धीरे वो अपनी पत्नी को ही लाएगा, फिर अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन के लिए लाएगा, अपनी प्राइवेसी चाहेगा और अपने इंडिपेंडेंट डिसीजंस चाहेगा। विमेन भी अब अपने अर्बन एरियाज में एम्प्लॉयमेंट लेने लग गई थी। तो इस कारण पूरा का पूरा एक सेक्शन जॉइंट फैमिली का अर्बन एरियाज में माइग्रेट कर जा रहा था और जॉइंट फैमिली सिस्टम धीरे धीरे भारत में विघटित होते जा रहे थे। देन द फोर्थ वन इज एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। जॉइंट फैमिली सिस्टम में महिलाओं के रोल्स तय थे, घर संभालना, बच्चे पैदा करना और पुरुषों की सेवा करना। काफी हद तक हम यही देख रहे थे, महिलाएं अपने खुद की इच्छाओं को जो है एक आवाज नहीं दे पा रही थी। बट जैसे जैसे महिलाओं में एम्पावरमेंट हुआ, हमारे घर की बच्चियों ने पढ़ना शुरू किया, अपने करियर को एम्प्लॉयमेंट को परस्यू करना शुरू किया, तब महिलाओं को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिली और इसी के साथ ही उन्होंने अपनी इक्वालिटी की तरफ, समानता की तरफ कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। एम्पावरमेंट ऑफ विमेन की वजह से विमेन के स्टेटस में, उनकी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस में बढ़ोतरी तो हुई, पर अब वो महिलाएं जॉइंट फैमिली सिस्टम की जो अपेक्षाएं थी, घर का ख्याल रखना, पूरे दिन काम करना, घूंघट करना, अपने आप को घर तक सीमित रखना, इन सारे कामों को अब उन्होंने तवज्जो देना बंद कर दिया था। सो एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन ऑन दी होल इज अ वेरी गुड चेंज, बट पुराने पारिवारिक परिवेश को यदि हम देखें तो उसके लिए भी ये एक फैक्टर बना, जिसकी वजह से एक चैलेंज बना, जिसकी वजह से जॉइंट फैमिली सिस्टम धीरे धीरे विघटित होने शुरू हो गए। Then there are four more factors, four more challenges. इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न कल्चर। वेस्टर्न कल्चर का अपना असर हमेशा भारतीय परिवेश में रहा है, चाहे वो इक्वालिटी, लिबर्टी की बात हो, इंडिविजुअलिज्म यानी खुद की अलग पहचान बनाने की बात हो, मटीरियलिस्टिक बिहेवियर की बात हो कि अब हमें नई टेक्नोलॉजीज चाहिए, नई चीज़ें चाहिए, फॉरेन में ऐसा होता है, वेस्ट में ऐसा होता है, जिसकी वजह से जो हिंदू या कहें जो पुरानी रिलीजियस वैल्यू सिस्टम पर बेस्ड जो ट्रेडिशनल जॉइंट फैमिली सिस्टम था, वो बदलने लगा, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर कहीं भी तारतम्य नहीं बना सकता जॉइंट फैमिली सिस्टम के साथ। और इसी के चलते जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस थी, वेस्टर्न इंडिपेंडेंस की चाहत थी, वो एक चैलेंज के रूप में आई और दैट हैज ऑल्सो लेड टू द चेंज इन द ट्रेडिशनल इंडियन फैमिली सिस्टम। इसके साथ ही मैरिज सिस्टम में भी बदलाव हुआ। मैरिज सिस्टम में कई किस्म के बदलाव देखे गए। मैरिज की एज में बदलाव, अब बचपन में शादी नहीं होने लगी थी, चाइल्ड मैरिजेस नहीं होने लगी थी, मेट सिलेक्शन यानी आपके लाइफ पार्टनर में के सिलेक्शन में एक्चुअल फ्रीडम, वरना पहले घर के बड़ों द्वारा कहे जाने पर कहीं भी शादी हो जाती थी। अब व्यक्ति का अपना एटीट्यूड, उसका शादी के प्रति क्या सोच है, वो कैसे पार्टनर से शादी करना चाहता है, इस चीज को तवज्जो मिलने लगी। और मैरिज पार्टनर जो था उसका सिलेक्शन जो है वो अब पर्सनल कंपैटिबिलिटी के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट होने लगा एज कंपेयर टू हेड ऑफ द फैमिली। क्या कह रहे हैं हेड ऑफ द फैमिली, सोसाइटी की आवश्यकताओं के अनुसार क्या करना चाहते हैं, उसकी बजाय इंडिविजुअलिस्टिक होने लगा। जिस व्यक्ति को शादी करनी है उसकी पर्सनल कंपैटिबिलिटी फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाने लगा। तो इस तरीके से जब कंट्रोल धीरे धीरे घर के बड़ों के हाथ से जब जाने लगा तो पेट्रियार्कल कंट्रोल खत्म होने लगा, मतलब पितृसत्तात्मक जो नेचर रहा है जॉइंट फैमिलीज का वो बदलने लगा। और इसकी वजह से अब पार्टनर बेस्ड कंट्रोल है। अब न्यूक्लियर फैमिलीज में हस्बैंड वाइफ आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीजन मेकिंग एंड फॉर deciding on the major aspects of any family matter. So patriarchal control जो है वो चेंज होने लगा। मैरिज सिस्टम के बदलाव आते आते अब पढ़ी लिखी लड़कियां आने लगी, पढ़े लिखे बच्चे थे, सबको अपने अलग अलग सबके अपने अलग अलग इंटरेस्ट्स हैं, अलग अलग गोल्स हैं और सब अब उसको परस्यू करना चाहते हैं, which has also led into the breakage and weakening of the joint family system. The seventh factor is social legislations. There are many acts, the Hindu Succession Act, अब जॉइंट फैमिली के स्ट्रक्चर में मेजर चेंजेस लाया। अब महिलाओं को भी अपनी पुश्तैनी
प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी मिलने लगी। ऐसे कई सारे एक्ट्स हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 मेड सिलेक्शन की परमिशन देता है। कास्ट और रिलीजन के बिना या बिना पेरेंट की कंसेंट के शादी करने की छूट देता है। तो ये ऐसे बहुत सारे लेजिस्लेटिव चेंजेस आए जिसकी वजह से भी जॉइंट फैमिली सिस्टम अब उतना कंट्रोलिंग नहीं हो पाया जितना वो पहले हुआ करता था। और इन लेजिस्लेशंस की वजह से न्यूक्लियर फैमिलीज, इंडिविजुअलिस्टिक कंट्रोल, ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो ज़्यादा पावरफुल हो चले एज कंपेयर टू द ट्रेडिशनल जॉइंट फैमिली सिस्टम। देन एग्रीकल्चर और विलेज इंडस्ट्रीज में डिक्लाइन, ये भी एक बहुत बड़ा कारण था कि अब जो नई पीढ़ी थी वो खेती से कमाई नहीं करना चाहती थी, वो जॉब ओरिएंटेड हो गई थी। उन्हें महीनों महीनों इंतजार करना नहीं था कि 4 महीने इंतजार करने के बाद, फसल कटने के बाद हाथ में पैसा आए। उन्हें डेली या फिर मंथली सैलरीज चाहिए थी, उन्हें अपनी आइडेंटिटी बनानी थी। जो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंस थी रूरल पॉपुलेशन की, वो कम हुई, इसलिए वो जॉब्स की खोज में बाहर निकलते गए, जॉइंट फैमिलीज टूटती गई। इसके साथ ही जो विलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज थी, चाहे वो विलेज आर्टिजन्स हो, क्राफ्ट्समैन हो, जो भी प्रोडक्शन होता था विलेज लेवल पे ही, वो चीज़ें नई पीढ़ी ने उन स्किल्स को नहीं लेकर पढ़कर अपने दूसरे एवेन्यूज खोजना शुरू कर दिया। बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि परिवार के लोग अब अपनी एग्रीकल्चरल लैंड को और एंसेस्ट्रल हाउसेस को, पुश्तैनी मकानों को छोड़ छोड़ के बाहर जाने लगे, दूसरे एम्प्लॉयमेंट की खोज में, खेती के विलग एम्प्लॉयमेंट की खोज में बाहर जाने लगे। इसके चलते अब जो है हम कई सारे बदलाव देख रहे हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में। So these were the factors and these were the changes that are occurring into the Indian family system, that has occurred into the Indian family system for over the years now. And इसी के साथ आज हमने चैलेंजेस भी डिस्कस किए, कैसे क्या फैक्टर्स हैं जो एक चुनौती के रूप में पुराने पारिवारिक परिवेश के सामने पेश हुए हैं, और उनकी वजह से किस किस्म के बदलाव हम इंडियन फैमिली सिस्टम में देख रहे हैं। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास. डू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर notes on the topic. Thank you all very much.